कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती हैं और दूसरों लोगों के लिए वही जान से ज़्यादा अजीज होती है। ऐसे ही एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब औरतों को खुद यह करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। यह रिश्ता एक जानने वाले ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूँगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने के छुट्टियों पर आया था लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियाँ कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी कराना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहा कर जैन बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी है, इसे तो आपके सामान का वज़न भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरफ पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे यह तुम्हारे इलाकों में पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है पर वहाँ तो एकदम पानी साफ़ आता है। सऊदी औरतों का इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतों के घर पर लाजमी मौजूद होती है। मैं यह भी जाता हूँ, वापस फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो यह दुकान पर भी फिटकरी आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई थी। मैंने उसके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे आप अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोना हुआ देखकर जैन कहने लगे तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी यह सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैन भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। खैर जैन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब भी उनका फ़ोन आता है। मैं रोज़ तारों कतार रोती उनकी माँ फ़ोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयाँ करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्रवाई कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर मैं खुश हुई। वही मेरे सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने जैन से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। जैन ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिनों पहले तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे? 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी खास था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने का वजह मुझे ज़्यादा वजन से के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगा
पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का यह सऊदी औरतें करती क्या हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैंने उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन न जाने वह किसी को दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही न मिला और न ही याद रहा कि वह फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। जैन की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। या कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जैन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। जैन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे आपके बगैर वहाँ क्या कर ज़िंदगी गुजार होगी। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगी। वैसे भी वहाँ जाकर क्या करूँगी। वह कहने लगे कि यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी अम्मी बहनों का खर्चा भी उठाना है। अभी मुस्तकिल पैसों के लिए तगाज़ा करती रहती हैं और तुम्हें यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैं नाराज़गी कहा कि अगर मैं ऐसी बात है तो मैं भी यहीं कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम मिलेगा? तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैंने जैन से कहा, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। जैन को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूंगी। फिर मैं 15 साल फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारत फैमिली ही रहती थी। घर में खाने पकाने के लिए रख लिया गया है। तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुम सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरे के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। जैन ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही जैन का दिल माम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही हैं, इसलिए वह मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि जैन ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी से मैं जैन को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जैन दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आया तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कह दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। घर क्या थे, आलीशान महल थी। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खूबसूरत, खुश अखलाक की थी। उन्हें उर्दू समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूँ। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आई थी। पता नहीं मेरे पति ने उसको साथ क्या किया था। यह अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का करती क्या हैं? लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और मुलाजिम थे वह सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को भी नहीं आती थी और जैन पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने सोचते सोचते मैं 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी कि यह आखिर माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाने पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा निकाल कर और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था। मुझे मालूम हो सका था
इसका अंदाज़ा छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पका कर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और जैन के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को जैन घर आए तो मुझसे ढेरों सवाल कर पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कह दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर जैन हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। जैन रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। यह पहली दफ़ा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि जैन मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थीं और यहाँ तो हर औरतें ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह सब देख कर रही हूँ। तभी मुझे कुछ खरीदारी करवाई और फिर जैन का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर दावत पर बुलाया। वह लोग अरबी थे, लेकिन उनको उर्दू भी काफ़ी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत ज़िद करने पर जैन ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि यह पहली दफ़ा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मेरे दोनों अरबी औरतों के खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। जैन कह रहे थे कि वह जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। जैन के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनकी दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। जैन की दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफ़ा फिर मेरे दिल में यह सवाल उठ गया था, आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल डाल कर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी कि ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ लिया कि यह फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी हुई है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। उनका मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कबर्ड में रख दी। उसका अंदाज़ा बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। जैन ने मेरा गुमसुम सा अंदाज़ा देखा तो पूछने लगे तुम्हें क्या हुआ है। मैंने जैन को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डिब्बे देखे थे और आज सलमा के बावर्ची खाने में भी और बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर यह अरबी औरतें क्या करती हैं। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे तुम औरतों को छोटी छोटी बातों का पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इससे पीछे क्या राज है। एक दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई। मेरी मम्मी पापा अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब मैं जैन के पास आई थी मेरी मम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी मम्मी से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन मम्मी को भी ज़्यादा पता नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फ़िक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था।
3-4 खाने पकाने होते थे, वह भी थोड़े थोड़े। ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और राष्ट्रीय दफ्तर से लौटे तो मेरे हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ। मैं तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ, लेकिन अभी औरतें यह नहीं चाहती कि यह राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल उनके खानदान से चलती आ रही है और वह इसे अपनी तक महफूज रखना चाहती हैं। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। राशिद की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जाता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके में अपनी रस्म रिवाज होते हैं, इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीज़ें इंडिया में होती है वह यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती हैं, जो हैरान है। और अगर इंडिया औरतों को उसके बारे में पता हो जाए तो वह हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नज़र आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर कर देखा और कहा कि आप बता भी दे और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपने 22 साल ज़िंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से जैन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे, हाँ बिल्कुल यह बात सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछकर आया हूँ और उसने मुझे यह सारी बातें बताई हैं। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों से बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक ख़ास किस्म को तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रख कर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रख दिया जाता है और उसके बाद रोज़ रात को उस दिन वाली फिटकरी को पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाक में लगाती हैं और उनका मानना है कि इस तरह उसके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाता है तो सब की सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। मगर मुझे यह समझ नहीं आता था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर राशिद कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना नहीं चाहती कि वह बेटे पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है और चाहे वह बेटा हो या बेटी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जैन की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और महारत की बात यह थी कि मेरी दोनों मालकिन के बेटे हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी यह सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतों भी ऐसे ही एक तब्दील इस्तेमाल कर रही थी। मैं यह बात तो नहीं जानती थी कि इतनी अरबी औरतें के घर फिटकरी मौजूद थे। क्या आप लोग ही बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने कभी अरबी औरतों की फिटकरी के टोटके को सुना रखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर